हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। हम सीआरपीसी कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 10 तक कर लिया था। अब हम आगे के सेक्शन करेंगे, ठीक है। और हम इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे और देखते हैं कितने हो जाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सेक्शन 11। ये कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है कि पहला क्लॉज कह रहा है प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, इसमें पहले ही लिख दिया है कि प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जितने जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो क्या किए जाएंगे, तो राज्य सरकार में राज्य में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अब ये इसमें एक परंतु दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थान के क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले या विचार करने के लिए स्थापित कर सकती है। और जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामले का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ये क्लोज ये कह रहा है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अब कोई जैसे कि कोई विशेष कोर्ट स्पेशल कोर्ट बना दिया है कोई स्पेशल केसों के लिए, तो फिर उस केस का ट्रायल तो स्पेशल कोर्ट ही करेगी, अन्य कोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि पास्को एक्ट है, तो पास्को वाले केस है वो पास्को एक्ट सुनता है, ठीक है। तो क्या एक स्पेशल कोर्ट है, जैसे डकैती कोर्ट है तो वो डकैती वाले केस को सुनता है, तो क्या स्पेशल कोर्ट है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट है तो फिर स्पेशल केस को वो स्पेशल कोर्ट ही सुनेगा, ना कि कोई अदर कोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसका क्लॉज 2 कह रहा है कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो इसके जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन नियुक्त कर रहा है, तो उच्च न्यायालय नियुक्त कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो अगर न्यायालय बनाना है तो कौन बनाएगा, राज्य सरकार, और जब उसके पीठासीन नियुक्त करना है तो कौन करेगा, उच्च न्यायालय कर रही है, ठीक है। अब आगे हम करेंगे इसका क्लॉज 3। ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो क्या कह उच्च न्यायालय जब कभी उसे ये लगता है कि किसी प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो कह रहा उच्च न्यायालय जब किसी उसे यह लगता है और आवश्यक प्रतीत होता है किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत सिविल न्यायालय में कोई कार्यरत कोई न्यायाधीश है, उसको अगर उसे लगता है कार्यरत राज्य के किसी न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को, कोई सदस्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को अगर उसे लगता है कि प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं, तो वो कर सकता है, उसे लगता है तो, ठीक है। तो ये कह रहा है तो सेक्शन आपका 11। अब सेक्शन इसका देखते हैं 12। तो ये सेक्शन 12 कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। तो ये कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है सेक्शन 12। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कह रहा है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। तो क्या करेगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ये बना सकता है, ठीक है। दूसरा क्लॉज कह रहा है उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। जो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जो किसी जिले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी कोई शक्तियाँ जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। तो उसे शक्ति कौन होंगी, जो उच्च न्यायालय देगा, उच्च न्यायालय बताएगा कि ये शक्तियों का आप यूज कर सकते हो, तो वो उन शक्तियों का यूज कर सकता है। तो ये क्लॉज 2 कह रहा है, ठीक है। इसका क्लॉज 3 कह रहा है उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। तो ये कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वह किसी उपखंड के
उपखंड, कोई उपखंड है उसका उसका क्या कर सकता है, उसके उपखंड का न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, ठीक है, और उसकी शक्तियाँ दे सकता है और इसे इस धारा में बिजनेस उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है, ठीक है। अगर उपखंड का न्यायिक मजिस्ट्रेट बना देगा तो जो पहले जो जिस पद पे था उससे क्या कर सकता है, मुक्त कर देगा, ठीक है। अब इसका क्लॉज भी देखते हैं 3 का, तो कह रहा प्रत्येक उपखंड, तीसरे का क्लॉज भी कह रहा है प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो प्रत्येक उपखंड उपखंड का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे और वह उनका प्रयोग करे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसे नहीं, तो उससे अलग है, जो भिन्न है उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसा उच्च न्यायालय विशिष्टता से प्रयोग करने के लिए कहे, ठीक है। अब आ गए हम, अब स्पेशल कोर्ट के बारे में बता रहा है ये वाला सेक्शन 13 बता रहा है विशेष स्पेशल कोर्ट के बारे में, जैसे कोई डकैती कोर्ट है, आप पॉक्सो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, तो ये क्या है, स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोई मतलब किसी एक कोई अपराध है या क्राइम है, उस पर ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और राज्य सरकार को लगता है इस पर ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो स्पेशल इसके लिए स्पेशल कोर्ट बना देती है और फिर उसके बाद जो और कोर्ट है उसका ट्रायल कर रही थी वो नहीं करती, फिर वो स्पेशल कोर्ट ही उनका ट्रायल करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड कह रहा है स्पेशल विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मतलब ये दोनों ही सरकार हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय में ऐसा करने के लिए अनुरोध करती हैं, कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष न्याय मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकता है। तो ये कह रहा है कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करती है, अनुरोध करती है, तो फिर उच्च न्यायालय क्या करेगा, जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। ये पहला क्लॉज कह रहा है। अब इसके परंतु क्या कह रहा है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति के प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अहता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियुक्त नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, ठीक है। अब इसका क्लॉज 2 क्या कह रहा है, तो इसका क्लॉज 2 कह रहा है ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, जो अब उन्होंने स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए तो क्या कहलाएंगे, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, ठीक है। और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय या साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये क्या कह रहा है, क्लॉज ये कह रहा है जो स्पेशल मजिस्ट्रेट होंगे उसे उच्च न्यायालय 1 वर्ष के लिए नियुक्त करेगी, ठीक है, केवल 1 वर्ष के लिए नियुक्त करेगी। अब इसका क्लॉज 3 कह रहा है उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर कि किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी सशक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है क्लॉज 3 कि उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, कोई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उसे क्या कर सकता है, उसी महानगर क्षेत्र के संबंध में उसे महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी सशक्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 क्लॉज हैं, तीनों क्लॉज आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। अब हम सेक्शन आगे देखते हैं। तो ये सेक्शन 14 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। तो ये स्थानीय अधिकारिताओं के बारे में बताता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या है। तो पहला क्लॉज कहता है इसका, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अंदर से भी पूछा जा सकता है, क्लॉज वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों में के स्थानीय सीमा पर निश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन
सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनके नियुक्त की जाए। तो क्या काम कर सकता है? उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजीएम कर सकता है। जो 11 और 13 में जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनके क्या कर सकता है? सीमाओं को पर निश्चित और समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को पर निश्चित कर सकता है। ठीक है, ये पहला क्लॉज कहता है। अब इसका दूसरा क्लॉज कह रहा है परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। ठीक है, अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो वो विशेष क्षेत्र, परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया उस किसी स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है। ठीक है, अब क्लॉज टू क्या कह रहा है? ऐसे परिशिष्ट द्वारा जैसा उपबंध था उसके सिवा प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वस्व होगा। तब अब जो जिस जिले में जिस कार्य के लिए जो नियुक्त किए गए हैं तो उस जिले में सर्वस्व होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब इसका तीसरा क्लॉज देखते हैं। इसका तीसरा क्लॉज कह रहा है कि धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिताओं का विस्तार यथास्थिति उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक वहाँ इस संहिता की सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशन का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं कह रहा, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो अब इसे मैं सिंपल वे में डिफाइन कर रही हूँ। तो सेक्शन 14 कह रहा है कि स्थानीय अधिकारिता, तो पहला पॉइंट याद रखने वाला है उच्च न्यायालय के अधीन होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। ठीक है, दूसरा क्लॉज कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की निश्चित करेगा। ठीक है, तो स्थानीय अधिकारिता उनकी कौन निश्चित करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। इसका क्लॉज 15, तो इसका सेक्शन 15 कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थ होना। तो ये आगे ऊपर बता रहा था न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता बता रहा था। अब ये कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना। कौन किसके अधीनस्थ होगा ये बता रहा है 15। तो ये कह रहा है इसमें दो चीज़ कही गई हैं, मैं इसे सिंपल वे में डिफाइन कर दे रही हूँ। तो पहला क्लॉज इसका कह रहा है प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। पहला क्लॉज कह रहा है। दूसरा क्लॉज कह रहा है अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, आया समझ? चलो अंदर पढ़ लेते हैं। पहला क्लॉज प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। ठीक है, दूसरा क्लॉज कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। ठीक है, तो अब सीजीएम के अधीनस्थ है तो बंटवारा भी कार्य का वितरण भी कौन करेगा? समय से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, सीजीएम ही करेगा। सॉरी। अब इसका क्लॉज 16 देखते हैं। सेक्शन 16। तो इसका सेक्शन 16 बताता महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो यहाँ महानगर क्षेत्र के बारे में बताया गया और महानगर क्षेत्रों के बारे में कहाँ बताया गया था? ये बताया गया था आपका सेक्शन 8 में। ठीक है, अब इसके महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बता रहा है ये सेक्शन 16 में। ये बहुत पूछा जाता है। अब इसमें पहला क्लॉज बताता है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना निर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है महानगर क्षेत्र में कितने न्यायालय नियुक्त किए जाएंगे? उतने किए जाएंगे जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद बताए। ठीक है, निर्दिष्ट करे, अधिसूचना में निर्दिष्ट करे उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे महानगर क्षेत्र में। पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज कह रहा है ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जो अधिकारी हैं जो महानगर क्षेत्र में जो न्यायालय बनाए जा रहे हैं उनके अधिकारी जो नियुक्त कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। तो अब क्लॉज 3 कह रहा है 16 का कि प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वस्व होगा। ठीक है, ये बता रहा है 16 का क्लॉज 3। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अब सेक्शन 17। सेक्शन 17 बताता है
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो ये कह रहा है, इसे मैं सिंपल वे में डिफाइन कर देती हूँ। तो क्लॉज सेक्शन 17 बताता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो अपर और सॉरी मैं एक मिनट, सेक्शन 17 बताता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में कह रहा है। तो पहला क्लॉज कह रहा है उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ये पहला क्लॉज कह रहा है। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ठीक है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सेवाएं हो सकती हैं जिनका उच्च न्यायालय निर्देश होंगे। तो पहला क्लॉज कह रहा है कि उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, कोई महानगर मजिस्ट्रेट है उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। पहला क्लॉज कह रहा है। अब ये कह रहा है, दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है, कोई महानगर मजिस्ट्रेट उसे अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, जो उच्च न्यायालय निर्देश दे वो शक्तियाँ उसे होंगी। ठीक है, अब इसका हम सेक्शन 18 पे आते हैं, जो बताता है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, जो स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट है उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये क्लॉज पहला कह रहा है यदि केंद्रीय या राज्य सरकार विशेष महानगर मजिस्ट्रेट या विशेष कोर्ट कब बनती है, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है। पहली बात ध्यान रखने वाली, तो इसे अंदर पढ़ते हैं। पहला क्लॉज कहता है, तो पहला क्लॉज कह रहा है यदि केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामले के लिए विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकता है। तो ये कह रहा है कि क्या कर सकती है उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर मजिस्ट्रेट के लिए उसे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये पहला क्लॉज कहता है। अब इसका परंतु हम देखते हैं। तो इसका परंतु ये कह रहा है कि परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अहर्ता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। ठीक है, अब इसका क्लॉज 2 देखते हैं। इसका क्लॉज 2 कहता है ऐसे मजिस्ट्रेट जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करें। ठीक है, अब इसका हम क्लॉज देखेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है 1 साल के लिए। जो 1 साल वाली बात कही गई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कि इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करें। ठीक है, अब आ गए हम थर्ड पे। तो ये कह रहा है यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाद जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसे क्या कर सकती है, उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाद प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। उसे शक्तियाँ दे सकती है कि अब आप वहाँ कार्य करें और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करें, ये कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार।
एक मिनट। ठीक है, अब आगे आगे है सेक्शन 19 जो महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना बता रहा है। ये बता रहा है 19, तो इसे मैं सिंपल वे में डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो एक मिनट। तो ये कहता है महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। तो पहला क्लॉज कह रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। तो ये क्या कह रहा है, पहला क्लॉज, एक मिनट, पहला क्लॉज कह रहा है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। तो ये क्या कह रहा है, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। किसके अधीनस्थ होंगे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, अब आगे का क्लॉज कह रहा है कि अब इसका क्लॉज 2 कह रहा है उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजन के लिए परिनिश्चित कर सकेगी कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो ये उच्च न्यायालय निश्चित कर सकता है कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो ये उच्च न्यायालय डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अब हम क्लॉज 3 देखते हैं। तो इसका क्लॉज 3 कह रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है महानगर मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। तो ये कह रहा है कि कोई मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो महानगर मजिस्ट्रेट के लिए अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्यों के लिए समय समय पर नियम बना सकेगा कि कैसे कार्य करेंगे। ठीक है, अब आ गए हम सेक्शन 20 कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये काफ़ी पूछा जाता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ बताया गया है, तो ये सेक्शन 20 में बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र पर उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। तो अभी तक कौन नियुक्त कर रहा था, उच्च न्यायालय, अब यहाँ राज्य सरकार कर रही है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये पहला क्लॉज कह रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितना वो उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अब इसका क्लॉज 2 में देखते हैं। तो इसका क्लॉज 2 कह रहा है राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसे अपर जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है राज्य सरकार। ठीक है, और इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकार उसे बताए। अब आ जाते हैं क्लॉज 3 पर। इसका क्लॉज 3 कह रहा है कि जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर आरोपित है। ठीक है, अब आगे क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 कह रहा है राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है। तो ये कह रहा है क्या कर सकती है, राज्य सरकार है जो कार्यपालक कोई मजिस्ट्रेट है उसे किसी उपखंड का भी भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट था वो कहीं उपखंड में उन्हें भार साधक बना सकती है और भार साधक मजिस्ट्रेट को क्या कहा जाएगा, उपखंड मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। ये बता रहा है क्लॉज 4। अब 4 का ए है, ये पढ़ लेते हैं इसे अंदर।
राज्य सरकार असाधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी। ठीक है। अब इसका क्लॉज 5 कह रहा है, इस धारा की कोई बात तत्प्रवत किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है। अब इसका इसे 20 में थोड़ा मैं इसे याद करने लायक पॉइंट बता देती हूँ। ठीक है। सेक्शन 20 में, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि पहला ये सेक्शन 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो ये कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले तथा महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ठीक है। और दूसरी बात ये, उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट तथा किसी के उपखंड मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। बस यही से 2-3 चीज़ें पूछता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 21 कहता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है, राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों के लिए, या तो विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कोई कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिए जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे उतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है। ठीक है। नियुक्त कर सकती है। और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में ऐसी शक्तियाँ जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कर सकती है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा, अभी तक 1 ईयर का टाइम पीरियड था, पर 21 में ये बताया विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उतने समय के लिए जितना राज्य सरकार उचित समझे। ठीक है। किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई विशिष्ट कृत्य के लिए या विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं। ये पहला, ये इसमें 21 में बताया गया है। ठीक है। अब आ गए हम 22 कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या है। तो 22 में कह रहा है राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों के स्थानीय सीमा पर निश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन निहित की जाए। तो ये कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है। कह रहा राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है। और हम आगे इसका क्लॉज 2 पढ़ेंगे। तो इसका क्लॉज 2 कह रहा है ऐसे परिनिश्चित द्वारा जैसा वर्णन तो उनके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वस्व होगा। ठीक है। अब आगे 22 तो ये कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधीनस्थ होना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे ये बता रहा है 23, ये पूछता भी है। जरा अब पहला क्लॉज कह रहा अपर, तो ये पहला क्लॉज कह रहा है, इसमें मैं सिंपल वे में बताती हूँ। तो ये कह रहा है अपर मजिस्ट्रेट को छोड़कर सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है। इसे छोड़ के अपर मजिस्ट्रेट को छोड़ के, और दूसरा बता रहा है अन्य मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट तथा उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है। तो और दूसरा क्लॉज ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब आ गई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आया लोक अभियोजक 24। तो काफ़ी पूछा जाता है कि लोक अभियोजक कहाँ है। तो लोक अभियोजक के बारे में कह रहा है ये प्रत्येक, इसे मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर में बता देती हूँ। ठीक है। क्योंकि ऐसे तो ये CRPC बहुत बड़ा है और कभी खत्म नहीं होगा अगर हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो 24 कह रहा है लोक अभियोजक। तो इसमें बताता है कि उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र या राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो कौन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात। ठीक है। और आगे कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो लोक अभियोजक या पर लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है। और इसका आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कह रहा है 24 सेक्शन 24 के 8 का क्लॉज 8 विशेष लोक अभियोजक जो कम से कम 10 वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो तो वो कौन बन सकता है? तो वो विशेष लोक अभियोजक बन सकता है। ठीक है। यही इसमें इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर।
और इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो हम 24 का देखते हैं, सहायक लोक अभियोजक। सहायक लोक अभियोजक, तो ये कह रहा है सहायक लोक अभियोजक के बारे में कह रहा है। ये भी मैं आपको सिंपल वे में डिपेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है सहायक लोक अभियोजक कहते हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजन कर सकती है। ठीक है, अब नीचे कह रहा है क्लॉज 1 के ए में केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार के बारे में कहा गया है। अब क्लॉज 2 कह रहा है जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। तो मतलब सहायक लोक अभियोजक जो कह रहा है कि पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। तो ये क्लॉज 2 में कह रहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी है उसे भी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। क्लॉज 3 कह रहा है जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले के भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? अगर उसे अर्जेंट मामला लग रहा है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को भी भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अब इसका क्लॉज इसमें आगे प्रोविजो दे रखा है उसे देखते हैं। परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर रहे थे, पर किन कंडीशनों में नहीं किया जाएगा ये नीचे दे रखा है। तो ये करा यदि उसने उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन में कोई भाग लिया है जिसके बारे में आयुक्त अभियोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे नहीं नियुक्त कर सकते। और दूसरा कह रहा है यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का तब भी उसे नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं कर सकते। अब अगर 21 का ए 25 का ए तो कह रहा अभियोजन निर्देशालय, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो अभियोजक निर्देशालय के बारे में बताया गया राज्य सरकार एवं अभियोजन निर्देशालय स्थापित करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, जिसमें एक अभियोजन निर्देशन और उतने अभियोजन उप निर्देशन होंगे जितने वह ठीक समझे। तो राज्य सरकार कर रही है और राज्य सरकार ही उतने लोगों को नियुक्त करेगी जितना वह ठीक समझे। दूसरा क्लॉज कह रहा है कोई व्यक्ति अभियोजन निर्देशन या उप अभियोजन निर्देशन के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की गई है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पॉइंट है, वो ज़्यादा नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि यह निर्देशालय राज्य में गृह विभाग के अधीन कार्य करेगा। किसके अधीन कार्य करेगा? जो अभियोजन निर्देशालय है तो ये गृह विभाग के अधीन कार्य करेगा, बस यही पूछता है। ठीक है, हाँ एक और पूछता है जो लास्ट क्लॉज है 8 वाला, वो और इम्पोर्टेंट है। लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होगा। तो जो ये बता रहा है क्लॉज 8 के लोक अभियोजकों के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये महाधिवक्ता पर लागू नहीं होगा ये सब। अब आगे का हम कल करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे गले में भी दर्द हो रहा है दोस्तों, तो मैं कल करती हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।